चलो हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी के बाद अपना दूसरा हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक, वैसे अगर देखिए सीक्वेंस वाइज तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी होता है बेटा। क्या होता है? इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक, कोई डाउट यहां तक? तो इनकम फ्रॉम सैलरी होती क्या है समझिएगा। सैलरी ये जो है बेटा सेक्शन 15 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? सेक्शन 15 से। और कहां पर सेंड होता है? जाके सेक्शन 17 में एंड हो जाता है। कहां पर सेंड हो जाता है? दिखने में बहुत छोटा दिख रहा होगा और बहुत लंबा चैप्टर बेटा सेक्शन ये जो है, ठीक है, बहुत लंबा चैप्टर है। तो इसके लिए एक मिनट। तो ये जो है अपना कौन सा सेक्शन से स्टार्ट होगा? मैंने बोला सेक्शन 15 से सेक्शन 17 तक। कहां तक? सेक्शन 15 से सेक्शन 17 तक। हाँ या ना? ये हमारे दो सेक्शन है, 15, 16, 17, 3। तो सबसे पहला जो सेक्शन होता है 15 जो है, सेक्शन कौन सा? 15। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन नंबर 22 था, वैसे ही सैलरी का कौन सा सेक्शन है बेटा? सेक्शन 15। तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन में क्या लिखा होता है? कब कोई इनकम सैलरी मानी जाएगी। कहने का मतलब होता है कब कौन सी इनकम इस हेड में टैक्सेबल होगी। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना। किसका? ईआर मतलब एम्प्लॉयर होगा बेटा, और डबल ई का मतलब होगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। देयर मस्ट बी रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप, ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना? या इसी को अपन बोलते हैं रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट। तो एम्प्लॉयर जो हो गया उसको क्या बोला जाता है बेटा? मास्टर। और एम्प्लॉय को क्या बोला जाता है बेटा? सर्वेंट। हाँ या ना? तो ये बताओ यहां पर जो सर्वेंट होता है वो मास्टर के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है या नहीं? बाध्य समझते हैं? बाउंड। ठीक है, बहुत ज्यादा हिंदी हो गई ना इसलिए पूछ रहा हूं मैं। सर्वेंट जो है मास्टर की आज्ञा को, मतलब जो भी ऑर्डर देगा उसको मानने के लिए क्या बेटा? बाउंड है ना। इसीलिए बेटा ये जो भी इनकम आएगी वो क्या मानी जाएगी? सैलरी मानी जाएगी। कोई डाउट? एक होता है रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट, एजेंसी बिजनेस होते हैं, वहां पर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है कि नहीं? तो एजेंट को क्या होता है बेटा? कमीशन मिलता है। क्या मिलता है? कमीशन मिलता है जो भी होता है। जैसे मैंने आज हीरो होंडा की मान लो एक फ्रेंचाइजीज ले ली हीरो की, तो मैं क्या बन गया? एजेंट बन गया। एजेंसी लिए तो मुझे सैलरी देगा क्या वो? मैं उसके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य हूं क्या? नहीं। तो ये सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। कोई डाउट यहां तक? पहली चीज क्लियर हुई? यस और नो? दूसरी होती है सैलरी जो टैक्सेबल होती है बेटा ड्यू और रिसिप्ट बेसिस पे होती है। किस बेसिस पे होती है बेटा? ड्यू और रिसिप्ट बेसिस पे। ड्यू और रिसिप्ट का मतलब समझते हो? ड्यू मतलब क्या होता है बेटा? ड्यू और रिसिप्ट बेसिस। कौन सा बोल रहा हूं बेटा मैं? ड्यू और रिसिप्ट बेसिस। ड्यू और रिसिप्ट। ड्यू का मतलब क्या ना? लेने का अधिकार आ जाना। ठीक है, जैसे मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं, मान लो मैं रिलायंस में जॉब कर रहा हूं, ठीक है, रिलायंस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूं। मेरी जॉब टाइम पीरियड है 1 अप्रैल 2020 से लगा हुआ हूं मैं, ठीक है। साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। यस और नो? तो मुझे 1 साल की सैलरी लेनी है कि नहीं? यहाँ पूरा साल भर, पूरे 12 महीने की सैलरी काउंट होती है ना बेटा। अब क्या होता है, सैलरी मुझे एडवांस में मिलती है कि महीने एंड होने के बाद? जैसे मुझे अप्रैल की सैलरी है, अप्रैल की सैलरी मेरे अकाउंट में कब आएगी? मई स्टार्टिंग में आएगी बेटा, फर्स्ट वीक ऑफ मई में आएगी। यस और नो? कोई डाउट यहां तक? तो अगर मैं बात करूं फरवरी की सैलरी कब आएगी? मार्च में। और मार्च की सैलरी कब आएगी? अप्रैल में आएगी। अगर आप देखोगे तो अप्रैल से अगर मैं बात करूं, अप्रैल से मार्च, तो यहां तक की सैलरी तो मेरी ठीक है, लेकिन ये मार्च महीने की सैलरी कब मिलने वाली है मुझे? अप्रैल में मिलेगी। यस और नो? तो अगर आप बोलोगे तो यहां पर कितने महीने की सैलरी आपको रिसीव हुई है? 11 मंथ की हुई ना? हाँ या ना? बट मैंने क्या बोला? ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। क्या बोला बेटा? ड्यू और रिसिप्ट। ड्यू और रिसिप्ट
दोनों में जो भी इवेंट पहले आ जाए, विच एवर इज अर्लियर। तो मार्च महीने की सैलरी ड्यू कब होगी बेटा? 31 मार्च को लेने का आपका अधिकार बन गया कि नहीं? ये ड्यू हो गई। और रिसिप्ट की डेट क्या होगी? अप्रैल में होगी। तो दोनों में कौन सी डेट पहले आएगी, ड्यू की रिसिप्ट की? तो इसीलिए बेटा जो भी चीज क्या होगी, दोनों में इवेंट पहले होगी, उस बेसिस पे हम सैलरी को क्या करेंगे? टैक्सेबल करेंगे। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, हाँ या ना? ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अपन सेक्शन 15 में। ठीक है, सेक्शन 16 की ओर। तो सेक्शन 16 में अपन बात करते हैं डिडक्शन की। किसकी बात करेंगे सेक्शन 16 में? डिडक्शन की। सेक्शन 16 डिडक्शन है। ठीक है, किसकी है? डिडक्शन से बेटा, सेक्शन 16 में डिडक्शन। ये याद होना कंपलसरी है, सैलरी समझने से ज्यादा रटने का है। सैलरी में अगर प्रोविजंस याद होंगे देन आपसे क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज उम्मीद नहीं कर सकते आप मेरे से भी और अपने आप से भी कि सैलरी बनेगी। तो सैलरी रट्टा मारने का, क्या करने का बेटा? रट्टा मारने का, पहले से बता रहा हूं। तो डिडक्शंस, इसमें मेनली 2 डिडक्शन है, होने के लिए 3 है। ठीक है, तो पहली है बेटा इंटरटेनमेंट अलावेंस की। किसकी बेटा? इंटरटेनमेंट अलावेंस। इंटरटेनमेंट अलावेंस, इंटरटेनमेंट अलावेंस। ठीक, आगे से इसको मैं ई ब्रैकेट में ए लिखूंगा, इंटरटेनमेंट अलावेंस। ये जो डिडक्शन है ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बेटा। किसके लिए है? ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसकी लिमिट कितनी है इंटरटेनमेंट अलावेंस की? इसकी डिडक्शन आपको कितने रुपए की मिलेगी? डिडक्शन एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलावेंस जितना आपको मिला, एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलावेंस रिसीव्ड, एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलावेंस रिसीव्ड, जितना आपको इंटरटेनमेंट अलावेंस मिला। ठीक है, हाँ या ना? और लिमिट डाली गई कितने रुपए की? और ₹5,000, ₹5,000 और क्या बेटा? 20% ऑफ बेसिक सैलरी। कौन सी सैलरी बेटा? बेसिक सैलरी। 20% ऑफ बेसिक सैलरी, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, BS लिख रहा हूं, बेसिक सैलरी। तीनों में जो भी अमाउंट क्या होगी बेटा? आपकी छोटी होगी, विच एवर इज लोअर। क्या होगी? तीनों में जो भी चीज छोटी होगी, विच एवर इज लोअर, उतने की आपको क्या मिल जाएगी बेटा? डिडक्शन मिल जाएगी। हाँ या ना? ये याद करने का, पूरा बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते हुए चलना। नहीं समझ में आया तो बोल देना, फिर से एक बार और रिकॉल करूंगा। दूसरी होती है बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या होती है बेटा? स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, ये फिक्स है, मतलब जब भी आप सैलरी कंप्यूट कर लेंगे किसी एम्प्लॉय की, ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी आएगी। ग्रॉस सैलरी में से हम क्या करेंगे? कंपलसरी, क्वेश्चन में बोले ना बोले, हमें 50,000 रुपए क्या करना है बेटा? डिडक्ट करके चलना है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 कंपलसरी है बेटा, ये ₹50,000। ठीक है, हाँ या ना? अब तीसरा जो है बेटा वो क्या है? प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स की है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, बस अभी यहाँ पर जान लो कि एम्प्लॉयमेंट टैक्स की आपको छूट मिलती है। ठीक है, ये तीसरा चीज इसकी जगह ब्लैंक रहेगी, ये मैं बताऊंगा एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये हो गया हमारा सेक्शन 16 की डिडक्शन। क्लियर है? 15, 16। अब आते हैं 17 में। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 17(1) आएगा। क्या आएगा बेटा? सेक्शन 17(1), फिर 17(2) आएगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 17(1) की। किसकी बेटा? सेक्शन 17 की। सेक्शन 17, ठीक है, यहां पर दी हुई है सैलरी की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन दी हुई है बेटा? सैलरी की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो सैलरी इंक्लूड, सैलरी में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? सैलरी इंक्लूड्स, सैलरी इंक्लूड्स, सैलरी में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? सबसे पहले बात आती है बेसिक सैलरी की। किसकी बेटा? बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, ग्रेच्युटी, ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट होते हैं। जब आप रिटायर होते हैं तब के दौरान मिलते हैं। ग्रेच्युटी हो गया, पेंशन हो गया, ठीक है, पेंशन,
ठीक है, हाँ या ना। फिर क्या बेटा, अलावेंसेस हैं, कंट्रीब्यूशन इन पीएफ है, प्रोविडेंट फंड होता है बेटा, उसमें अगर किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलावेंसेस हैं, डियरनेस अलावेंस होता है बेटा जिसको डीए बोलते हैं अपन, जब महंगाई बढ़ रही होती है और आपकी सैलरी क्या बेटा उस महंगाई को कंपनसेट नहीं कर पा रही है, तो उसे कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं उसको क्या बोलते हैं, डियरनेस अलावेंस। ठीक है, हाँ या ना, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें क्या होंगी बेटा, आपकी सैलरी में शामिल होंगी। कोई डाउट यहां तक समझ में आ रहा है ना? ये रिटायरमेंट बेनिफिट है बेटा। ठीक है, जब रिटायरमेंट होता है तो उसमें अलग अलग आपको क्या होता है, स्कीम्स रहती हैं, कुछ पैसा ग्रेच्युटी में जाएगा, कुछ पेंशन में जाएगा, कुछ प्रोविडेंट फंड में जाएगा, डिपेंड अपॉन ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड होते हो, कवर्ड नहीं होते हो। तो ये रिटायरमेंट वाला आपका एक सेपरेट चैप्टर है बेटा। सैलरी में दो है, एक सैलरी और एक है रिटायरमेंट वाला पार्ट। जनरली बीकॉम में रिटायरमेंट पार्ट से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, एक आध बार मुश्किल से पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं सेक्शन 17(2) परक्यूजिट। 17(2) परक्यूजिट, पर्क बोलते हैं इसको, परक्यूसिट, परक्यूसाइट, परक्यूजिट, पर्क। ठीक है, पर्क भी बोलते हैं। पर्क क्या होता है, कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉय को उनकी सैलरी के अलावा, किसके अलावा बेटा, उनकी सैलरी के अलावा अलग से कुछ बेनिफिट्स देती है। क्या देती है, तो मैं बोल सकता हूं बेनिफिट्स इन एडिशन टू सैलरी, सैलरी के साथ साथ या सैलरी के अलावा। और ये जो बेनिफिट होता है कैश में भी हो सकते हैं। किसमें बेटा, कैश में, मतलब नकदी आपको मिल सकता है, या अदर देन कैश, या क्या बेटा, अदर देन कैश, अदर देन कैश, कैश में या अदर देन कैश हो सकता है ये बेनिफिट, यस और नो। ठीक, कोई डाउट यहां तक? मतलब एनी बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय, सॉरी, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन एडिशन टू हिज सैलरी, दिस में बी इन कैश और इन एडिशन टू कैश। ठीक है, इन एडिशन टू, सॉरी, अदर देन कैश बोलने में गलती हो गया, ये केस में भी हो सकता है या केस के अलावा भी हो सकता है। ठीक है, मान लो कंपनी ने क्या किया, तुमको एक सेल टारगेट दे दिया, 2 करोड़ की आपको सेल करनी है इस साल। अगर आप 2 करोड़ की सेल करते तो हम तुमको स्विट्जरलैंड भेज देंगे। ठीक है, कहाँ भेज देंगे, स्विट्जरलैंड भेज देंगे, या मैं आपको रोलेक्स की वॉच दे दूंगा, या आपको मैं कैश दे दूंगा। होता है कि नहीं होता बेटा, अलग अलग उनकी स्कीम्स चलती रहती है। ठीक है, तो इस टाइप से भी हो सकता है। या क्या हो सकता है बेटा, आपको रहने के लिए घर दे दिया। ये तुमको एक जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, लिस्ट ऑफ परक्यूजिट्स बहुत बड़ी है, एक अलग है, वो समझा रहा हूं मैं, ये तुमको समझाने के लिए बताया। ये तो अलावेंसेस हो गए अलग टाइप के। ठीक है, तो परक्यूजिट क्या होता है बेटा, फुली टैक्सेबल होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं, फुली टैक्सेबल होते हैं परक्यूजिट, इन पर टैक्स लगेगा। तो लिस्ट ऑफ परक्यूजिट क्या है बेटा, पहला है रेंट फ्री एकोमोडेशन। क्या बेटा, रेंट फ्री अकोमोडेशन। मैंने मतलब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दे दिया और उसके एवज में, मतलब उसके बदले में आपसे किसी भी प्रकार का कोई उस घर का रेंट नहीं ले रहा है, उसको बोला जाता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या बोला जाता है बेटा, रेंट फ्री अकोमोडेशन। कोई डाउट यहां तक? ठीक, दूसरा होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन ही है बट एट कंसेशनल रेट है। ये क्या, एट कंसेशनल रेट, कंसेशनल रेट, एट कंसेशनल रेट। किस रेट में, कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट कहने का मतलब, मान लो जो घर मैंने आपको किराए पे दिया, अगर किसी और को देता तो वो घर का किराया मैं उससे 10,000 रुपए लेता, बट आप मेरे अपने हो, मेरे यहाँ काम कर रहे हो तो आप मेरे अपने हो, तो मैं आपसे उस घर के बदले केवल 4,000 रुपए ले रहा हूं। तो आपको एक हिसाब से मैंने कितने का बेनिफिट दिया बेटा, 6,000 रुपए का बेनिफिट दे दिया कि नहीं दे दिया? तो ये क्या हो गया बेटा, रेंट फ्री अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा जो है बेटा, कोई भी ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉय का, मतलब कोई भी एम्प्लॉय की जिस चीज का पैसा एम्प्लॉय को पे करना था उसका पैसा एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। क्या बेटा, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, लाइक एम्प्लॉय का इनकम टैक्स, टैक्स ऑफ एम्प्लॉय, या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है कि नहीं नेहा? कैसे नहीं होगा, एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर पे किया तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर है। फिर अलग से मोटर कार की फैसिलिटी दे रहा हूं, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे दिया मोटर कार,
क्रेडिट कार्ड, मेडिकल फैसिलिटी, ये दुनिया भर की आपको टेलीफोन की फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये सारी फैसिलिटीज क्या हो गई, परक्विजिट्स मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी, और ये पूरी की पूरी क्या होगी बेटा, टैक्सेबल होगा। हाँ है ना, कोई डाउट यहां तक? तो ये हो गए परक्विजिट। तो यहां तक जो मैंने पढ़ाया ये याद करने का नहीं है, केवल सेक्शन 16 जो है वो याद रखने का है। तो ठीक है, अब जो आगे चीजें पढ़ाऊंगा वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होंगी। ये तो चलो एक आपके माइंडसेट में बन गया कि सैलरी क्या होती है क्या नहीं होती, वो सारी चीजें मैंने बता दिया। जब आपके क्वेश्चन बनाने की बारी आएगी, जो प्रैक्टिकल आपको पढ़ना है उसके लिए सेक्शन 16 का याद होना जरूरी है, और जो अभी मैं बताने वाला उनका याद होना जरूरी है। अगर वो याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं आगे। तो आइएगा, जो काम की चीजें वो बताता हूं। तो अब जो मैंने आपको फैसिलिटीज बताई यानी कि परक्विजिट्स के बारे में बताया, अब वो उनका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा कि वो कितना रुपए आपसे जोड़ेगा, आपकी सैलरी में जुड़ेगा, टैक्सेबल होगा। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं रेंट फ्री अकोमोडेशन की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये जो रहने के लिए मैंने आपको घर दिया हुआ है बेटा, मैं मतलब एम्प्लॉयर, आप लोग कौन, एम्प्लॉय, ठीक है ना। आज के लिए आप लोग एम्प्लॉय जब तक ये सैलरी चैप्टर चलेगा, ठीक। हाँ, तो बढ़ते हैं आगे। तो ये जो रहने के लिए बेटा मैं आप लोगों को घर दे रहा हूं, ये 2 प्रकार का घर होता है। कितने प्रकार के घर हो सकते हैं, 2 प्रकार का। पहला कौन सा हो सकता है बेटा, फर्निश्ड हाउस। क्या हो सकता है बेटा, फर्निश्ड घर दे रहा हूं, फर्निश्ड। और दूसरा होता है बेटा अनफर्निश्ड। अनफर्निश्ड, ठीक है। ये 2 टाइप का घर होता है, पहला होता है फर्निश्ड और दूसरा होता है बेटा अनफर्निश्ड। फर्निश्ड मतलब क्या, मतलब आपके घर है बेटा, उसमें मैंने आपको डबल बेड दे दिया है, एयर कंडीशन दे दिया है, रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है, टीवी दिया हुआ है, सारी चीजें सुख सुविधाएं वहां पर आपके लिए मौजूद है, उसको बोलते हैं बेटा फर्निश्ड घर। अनफर्निश्ड मतलब मैंने आपको कुछ नहीं दिया है, जो घर दिया 4 कमरे, क्या बेटा 4 दीवारी है और छत है और कुछ भी नहीं है, सारी चीजें आपको व्यवस्था वापस करनी है, लाइट से लेके पंखा लगाना प्लस जो भी आपकी बेसिक नीड है घर के लिए वो आपको व्यवस्थित करनी है, वो कहलाता है बेटा अनफर्निश्ड घर। कैसा घर कहलाता है, वो अनफर्निश्ड कहलाता है बेटा, यस और नो, ठीक। तो अब रेंट फ्री अकोमोडेशन में अब एम्प्लॉय की बात करते हैं। पहले तो अनफर्निश्ड हाउस हो गया, फर्निश्ड हाउस हो गया। मैं जो वैल्यूएशन पढ़ा रहा हूं अभी अनफर्निश्ड हाउस का पढ़ा रहा हूं। किसका पढ़ा रहा हूं बेटा, अनफर्निश्ड हाउस का। अब 2 क्लास ऑफ एम्प्लॉय होते हैं। कितने क्लास ऑफ एम्प्लॉय होते हैं, 2 क्लास ऑफ एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। पहला हो गया आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कौन से एम्प्लॉय हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डबल ई लिख रहा मतलब, ठीक है, एम्प्लॉय है। और एक होता है बेटा प्राइवेट सेक्टर के, या ऐसे बोल दो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्या बोल दो बेटा, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अदर लिख दू, अदर एम्प्लॉय, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बेटा जो लाइसेंस फीस होती है या जो रेंट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है वही परक्विजिट माना जाएगा। क्या चीज बेटा, लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, यस और नो। अब ये जो होता है अदर एम्प्लॉय के केस में, इसमें 2 केस है। पहला केस है एम्प्लॉयर ने अपना खुद का घर आपको रहने के लिए दिया है। मान लो मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरे पास 2-3 घर है, ठीक है, बड़े आदमी 2-3 घर तो रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उसी में से मान लो ये वंश आया मेरे पास, बोला मालिक में बोला बोलो बेटा क्या हुआ, ठीक। वो बोल रहा है सर मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, घर चाहिए, मैं इतनी दूर से आया हूं, ठीक है। मेरे को दया आ गई, मतलब ठीक है यार चल मेरे घर में तू रह लेना है, घर की ये ले चाबी और जा रहना चालू कर दे। तो इसको मैंने अपना घर दिया या नहीं दिया। या दूसरा क्या हुआ, एक और एम्प्लॉय आ गया, सर मेरे को भी रहना मिला यार और घर तो है नहीं, बोलता नहीं सर मैं शहर में नया हूं, मैं कहाँ खोजूंगा, आप देख लीजिए कहीं से अरेंज हो जाए। तो मैंने बोला ठीक, पता करते हैं तेरे लिए भी। तो मैंने मान लो निसी से एक घर, इसके पास भी 3-4 बंगले थे, इसमें से इससे मैंने एक घर किराए पे ले लिया और वो घर क्या कर दिया मैंने दूसरे एम्प्लॉय को दे दिया बेटा, हाँ या ना। तो मैंने उससे रेंट पे लिया। रेंट पे कौन ले रहा है, एम्प्लॉय ले रहा है कि एम्प्लॉयर ले रहा है, एम्प्लॉयर ले रहा है। तो 2 केस हुए, ओन हाउस एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया या किसी और से उसने क्या किया बेटा, किराए पे लेके दिया। ओन हाउस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर है,
ठीक है, ओन हाउस, ओन हाउस, ठीक है, ओन हाउस किसका बेटा, एम्प्लॉयर का ओन हाउस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। या दूसरा क्या हो सकता है, एम्प्लॉयर ने क्या किया, टेकन ऑन रेंट, टेकन ऑन रेंट। टाइम मत देखना बेटा, आज बहुत समय है, आज लेट आए हो आप लोग, लेट तक क्लास चलेगी। टेकन ऑन रेंट, ठीक है, ओन हाउस प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर मैं अपना खुद का घर प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा, तो ये देखा जाता है पॉपुलेशन के बेस पे। किसके बेस पे देखा जाता है, पॉपुलेशन के बेस पे, कि मैं आपको जो घर दे रहा हूं वो कहां प्रोवाइड किया हूं। तो ये देखेंगे, अगर पॉपुलेशन जो है किसके बेस पे देखा जाता है, पॉपुलेशन के बेस पे, पॉपुलेशन, ठीक है। अगर ऐसी जगह आपको घर दे रहा हूं जहां की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, कितने से कम है, 10 लाख से कम, तो ये माना जाएगा 7.5%। कितना बेटा, 7.5% किसका, ऑफ सैलरी, ठीक है। और यहां पर सैलरी का मतलब ये नहीं कि बेसिक सैलरी, हर जगह सैलरी चैप्टर में सैलरी का मतलब अलग अलग है। अगर ऐसी जगह दे रहा हूं जहां की जनसंख्या 10 लाख या उससे ज्यादा है, बट लेस देन कितनी बेटा, 25 लाख, कितने से कम है, 25 लाख से कम है, तो यहां पर 10% ऑफ सैलरी है। और ऐसी जगह पे दे रहा हूं घर जहां आपकी क्या बेटा, पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है, 25 लाख से ज्यादा है, तो यहां पर आपको मिलेगी 15%। कितनी बेटा, जो होगा सैलरी वो 15%, सॉरी जो परक्विजिट होगा वो क्या होगा, आपकी सैलरी का 15% होगा। कितना परसेंट होगा बेटा, 15%। अगर मैंने वो घर किसी से किराए पे लेके दिया, टेकन ऑन रेंट है, तो ये होगा 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, दोनों में जो भी क्या होगा बेटा, लोअर होगा, विच एवर इज लोअर, ठीक है। ये परक्विजिट आ जाएगा, हाँ या ना, क्लियर है यहां तक कि नहीं है, हाँ या ना, क्या चीज, ये ओवरव्यू यही लिखा है। अगर खुद का घर देता हूं बेटा, वो पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है, 10 लाख से कम की जनसंख्या है, जहां वहां घर दिया तो 7.5%, उससे ज्यादा बट 25 लाख से कम है तो 10%, और 25 लाख से ज्यादा है तो बेटा 15%। ये याद करना है। अब 15% ही क्यों लिखा है, 10% क्यों लिखा है, उसका कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आया वर्ड क्या है बेटा, सैलरी वर्ड आया। क्या वर्ड आया बेटा, सैलरी। तो हर जगह मैंने बोला सैलरी का मतलब क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पर जो सैलरी है बेटा, ठीक है, यहाँ पर सैलरी जो है इसका मतलब क्या पास है, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए डैश। डीए डैश और डीए में अंतर क्या होता है, अगर डीए के ब्रैकेट में लिख दे कि ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कैसे पहचानेंगे, अगर डीए के ब्रैकेट में क्या लिखा रहे, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, या रिटायरमेंट बेनिफिट का क्या बेटा पार्ट है, पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो इसे क्या माना जाएगा बेटा, डीए डैश माना जाएगा। क्या माना जाएगा, डीए डैश, हाँ या ना। प्लस ऑल मॉनेटरी बेनिफिट, ऑल मॉनेटरी बेनिफिट, ऑल मॉनेटरी बेनिफिट। मॉनेटरी बेनिफिट का मतलब क्या, ऐसे बेनिफिट जो नकदी में मेजर किए जा सकते हैं। तो जितने भी अलावेंसेस होते हैं, दो चीजें होती है, एक होती है अलावेंसेस और दूसरी चीज होती है बेटा फैसिलिटीज। तो जितने भी अलावेंसेस हैं वो सब मॉनेटरी माने जाते हैं और फैसिलिटी को मॉनेटरी नहीं माना जाता। तो इसको समझेंगे कैसे, समझना, जैसे बेटा आप लोग कभी यात्रा के दौरान अपनी पर्सनल जर्नी करते हो तो एक ड्राइवर लेके चलते हो, हाँ या ना। तब जैसे बेटा आप लोग खाना खाने बैठते हो तो ड्राइवर को बोले चले यार तू भी आ जा हमारे साथ ही खाना खा ले, तो आपने उसे कुछ पैसे दिए क्या, तो ये क्या दे रहे हो आप, फैसिलिटी हो गई। वो राजा बाबू है, जमाई बाबू टाइप से, एकदम घर में आया सुख सुविधाओं का पूरा आनंद ले रहा है, ठीक है, ये हो गई फैसिलिटी। अब उसके बाद क्या होता है, मैंने उसको निकाल के 200 रुपए दे दिया, मतलब जा यार तू अपना कुछ लंच वगैरह कर लेना, तो ये हिसाब से क्या हो गया, अलावेंसेस हो गया, नकदी में दे दिया ना, तो ये हो गया मॉनेटरी बेनिफिट। समझ में आ रहा है ना कि डाउट है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई बेटा, हमारी सैलरी के अंदर हो गई बेटा, कौन से हाउस की, अनफर्निश्ड हाउस की परक्विजिट कैसे निकाली जाए। कोई डाउट यहां तक। अगर मान लो जो भी बेनिफिट आया, अब मान लो एम्प्लॉयर बोल दिया, ये तो हो गया रेंट फ्री में दिया, तब के केस में हो गया, किस में दिया, रेंट फ्री अकोमोडेशन फ्री, मतलब आपसे कोई रेंट चार्ज नहीं किया जा रहा है। बट मान लो आपसे मैं कुछ पैसा मांग रहा हूं, मतलब वो कंसेशनल रेट हुआ कि नहीं। मान लो मैंने आपसे 2000 रुपए पर मंथ किराया मांग लिया, तो साल का कितना हुआ, 24,000। तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसमें से हम क्या करेंगे, 24,000 रुपए
माइनस करेंगे। तो एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द परक्विजिट। क्लियर है कि डाउट है? समझ में आ गया? अब आते हैं हम फर्निश्ड हाउस में। कौन से हाउस में बेटा? ये तो हो गया अनफर्निश्ड हाउस का। अब आते हैं अपन फर्निश्ड हाउस में। अब आ रहे हैं अपन फर्निश्ड हाउस का वैल्यूएशन में। रेंट फ्री अकोमोडेशन किसके घर की बेटा? फर्निश्ड हाउस। फर्निश्ड हाउस, ठीक है। हाँ इधर देखो क्या हुआ, अनफर्निश्ड था बेटा, अभी जो पढ़ाया मैंने, जो भी है कोई बात नहीं। फर्निश्ड हाउस, बच्चे नहीं रहे बेटा, अपना दोस्त किसी और के ऊपर डाल रहे हो, ठीक है। फर्निश्ड हाउस, तो फर्निश्ड हाउस में क्या करेंगे? सबसे पहले आपको निकालनी होगी अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। कौन से हाउस बेटा? अनफर्निश्ड हाउस, ठीक है, अनफर्निश्ड हाउस। फिर उसमें आपको ऐड करना है, सुनिएगा अब ऐड क्या करना है। मान लो आपके घर पे जो मैंने आपको घर किराए, ठीक है, जो घर मैंने आपको रहने के लिए दिया हुआ है, उसमें मान लो मैंने फर्नीचर खरीद के दे दिया, एयर कंडीशन आपके लिए खरीद के दे दी। मतलब उस एसेट्स का मालिक कौन है? अभी एम्प्लॉयर है कि एम्प्लॉई है? एम्प्लॉयर है। तो जो भी मैंने प्रोवाइड आपको किया है उसकी कॉस्ट का, किसका? कॉस्ट का 10% ऐड कर देना। 10% किस चीज का? ऑफ कॉस्ट ऑफ फैसिलिटी, कॉस्ट ऑफ फैसिलिटी। कब? जब एम्प्लॉयर क्या होगा बेटा? उस एसेट्स का मालिक होगा। जब एम्प्लॉयर क्या हो? जब एम्प्लॉयर क्या हो बेटा? एसेट का मालिक हो। एसेट का क्या हो बेटा? मालिक हो, ओनर हो बेटा। मालिक को ओनर बोला जाता है, हाँ या ना? अगर मान लो वो चीज मैंने किसी से किराए पे लेके दी है, मैं यार 2-3 महीने का मेहमान है, इसका ट्रांसफर होते रहता है, इसको 2-3 महीने के लिए कौन खरीद के लाके देगा? तो मैंने क्या किया? नेहा कहीं से किराए पे ले लिया बेटा। क्या ले लिया? किसी से किराए पे ले लिया, ठीक है। क्या कहिए बेटा? स्वरूप किराए पे ले लिए, तो उसका रेंट ऐड करेंगे। और क्या करेंगे? रेंट ऑफ फैसिलिटी। अगर रेंट पे लिया है तो रेंट जोड़ेंगे उस फैसिलिटी का, रेंट ऑफ फैसिलिटी, ठीक है, हाँ या ना? अब इसमें और भी केस है बेटा। अगर मैं आपको अकोमोडेशन होटल में दे रहा हूं तो साल भर में 15% क्या होता है बेटा? 15 दिन की होटल में रहने का आपका फ्री रहता है, उस पर कोई परक्विजिट नहीं माना जाएगा। और उससे ज्यादा हो तो 24% ऑफ सैलरी है। तो ये सब के क्वेश्चन है ही नहीं। तो ऐसी चीजों को मैं बिल्कुल डिस्कशन नहीं कर रहा हूं जो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं। सिलेबस में मैं नहीं बोल रहा कि सिलेबस में नहीं, प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चंस में नहीं मिलेंगे। सैलरी मतलब वो सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि कुछ है ही नहीं, सिलेबस में पूरा है, बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्वेश्चन में वो इंक्लूडेड है नहीं, इसलिए बेटा उसको मैं डिस्कशन नहीं कर रहा। ये हो गया रेंट फ्री अकोमोडेशन का डिस्कशन। कोई डाउट? अब एक होता है HRA होता है बेटा। क्या होता है? HRA। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलावेंस। क्या होता है बेटा? हाउस रेंट अलावेंस। अब मान लो स्वरूप मेरे पास आया था। कौन आया था? स्वरूप। ये कौन है? मेरा नया एम्प्लॉय है मेरा, ठीक है, ये मेरा नया एम्प्लॉय है, ठीक है। अब ये मेरे पास आया, बोला मालिक मालिक मालिक। मैं बोला बोलो बोलो बोलो। वो बोला मेरे को रहने के लिए घर चाहिए। मेरा घर तो नहीं है, सब घर पैक है, हम आपको रेंट, हम क्या कर सकते हैं? आप एक काम करो, आप घर को देख लो यार, हम उसका क्या है, कुछ किराया आपको दे देंगे। कुछ किराया ना, ऐसा नहीं कि 10,000 की सैलरी 20,000 का घर ले लियो, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। ये हर किसी को नहीं मिलता है, ठीक ठाक जो एम्प्लॉय, इधर देखो इधर, तुमको भी देंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसने अपनी पसंद से एक घर ले लिया, जो भी रेंट हो, वॉट एवर द रेंट। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, कुछ पैसा क्या करता है, HRA के तौर पे देता है, हाउस रेंट अलावेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाउस रेंट अलावेंस। तो आपको या तो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलेगा या HRA मिलेगा, दोनों चीजें कभी भी नहीं मिलती। क्या चीज नहीं मिलती बेटा? दोनों चीजें कभी भी नहीं मिलती, या तो आपको HRA मिलेगा या तो रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो मैं बात कर रहा हूं HRA की, सेक्शन 1013A है। सेक्शंस की मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपके सामने, ठीक है। तो हाउस रेंट अलावेंस HRA, ये कितने तक एग्जेम्प्ट होगा? मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जेम्पशन की बात कर रहा हूं, एग्जेम्प्ट अप टू, एग्जेम्प्ट कब तक रहेगा? एग्जेम्प्ट
ठीक है। एक्चुअल एचआरए रिसिप्ट, क्या बेटा, एक्चुअल एचआरए रिसिप्ट, जितना आपको एचआरए मिला, एक्चुअल एचआरए रिसिप्ट, ठीक है। और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। थर्ड वाला जो है बेटा, अगर आपको एचआरए मिल रहा है और आप किस शहर के निवासी हो वो देखा जाएगा, कहां के रहने वाले, कौन से शहर में आपको मिल रहा है। अगर मेट्रो सिटी है, कौन सी सिटी है बेटा, मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी के केस में आपको क्या बेटा ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि खर्चे ज्यादा रहते हैं ना यार मेट्रो सिटी में। मेट्रो सिटी के केस में 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। और अदर देन मेट्रो है, अदर सिटी है, अदर सिटी, अदर देन मेट्रो, अदर सिटी, तो 50 की जगह क्या बेटा 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। इन दोनों में ये एक आएगा, या तो मेट्रो में होगे तो लोगे 50, अदर देन मेट्रो तो क्या लोगे 40। तो ये जो तीनों अमाउंट है, इन तीनों अमाउंट में से जो भी अमाउंट क्या रहेगी बेटा, लोअर रहेगी, क्या रहेगी लीजा, क्या रहेगी बेटा, विच एवर इज लोअर, वो क्या रहेगी, क्या रहेगी, क्या लिखा हूं, एग्जाम्प्ट का मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सपोज आपको एचआरए मिला था 50,000 रुपए, कितने रुपए मिला था एचआरए, और आपका एग्जाम्पशन आ गई 20,000 रुपए की, एग्जाम्पशन कितने की आ गई, तो टैक्सेबल कितना होगा 30, 50 था 20 माफ हो गया तो बचा कितना 30, तो ये 30,000 जो बचेगा आपका वो क्या हो जाएगा बेटा, टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, कोई डाउट यहां तक। ये मेट्रो सिटी कौन कौन सी आती है बेटा हमारे पास, नाम बताओ तो लीजा, मेट्रो सिटी के, एक मिनट रुको, चलो मेट्रो सिटी के नाम बोलो, देखो कितनी मेट्रो सिटी याद है बेटा आपको, रायपुर, डोंगरगढ़, ऐसा कुछ कुछ है, कोंडागांव, ऐसा कुछ है क्या, बता बेटा 4 मेट्रो सिटी, 7 करोड़ का प्रश्न है, चलो बताओ बताओ, कसम से चॉकलेट दे दूंगा तेरे को, चवन्नी ले दूंगा, चल जल्दी बता, चवन्नी में मिलती भी नहीं आजकल चॉकलेट तो यार, बोलो जल्दी। जहां मेट्रो चलती है उसको मेट्रो सिटी बोलते हैं, नहीं कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, इसलिए पूछ रहा हूं। निशी तू बता बेटा, ओ निशी, मेट्रो सिटी का नाम नहीं बता, धन्य भाग मेरे, आप बताना, पुणे नहीं आता है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, ये 4 मेट्रो सिटी है, नहीं बेटा 4 है, 4 मेट्रो सिटी है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, ठीक है, ये 4 मेट्रो सिटी है। गजब हो गया, मेट्रो सिटी का नाम नहीं पता है अपन को, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। अब यहाँ पास क्या वर्ड आया बेटा, सैलरी वर्ड आया, कौन सा वर्ड आया है, सैलरी। जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन में सैलरी का मतलब था, वैसे यहाँ पर सैलरी का मतलब, यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीएडएस प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज, कमीशन, सी फॉर कमीशन एज परसेंटेज। अगर परसेंटेज के तौर पे कमीशन दिया रहेगा तो ही उसे क्या करोगे, यहाँ पास इंक्लूड करोगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई, आगे चलते हैं, ठीक है, फैसिलिटी पे आगे। अब आते हैं फैसिलिटीज पे, तो इस पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा मेडिकल फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी बेटा, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी एग्जम्प्ट होंगी, क्या होंगी, विल बी एग्जम्प्ट इफ, एग्जम्प्ट इफ, कहां प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइडेड इन, प्रोवाइडेड इन, प्रोवाइडेड कहां प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेटा, कौन से हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ओन हॉस्पिटल में, एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है वहां प्रोवाइड कर रहा हूं, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय सीसीआईटी, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय सीसीआईटी या लोकल अथॉरिटी, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय लोकल अथॉरिटी, एलए, म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, इन लोग अप्रूव्ड करा के रखते हैं, यहाँ यहाँ इलाज करवा सकते हो आप, ठीक है। और क्या बेटा, ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम,
ठीक है, ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम, ग्रुप इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ ये सारी मेडिकल फैसिलिटी क्या होंगी बेटा, आपकी फुली एग्जम्प्ट रहेंगी, इनमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। मेडिकल फैसिलिटी के बाद है बेटा एजुकेशन फैसिलिटी। कौन सी फैसिलिटी बेटा, एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को अपने ओन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या करता है बेटा, अलाउ करता है, तो 1000 पर मंथ तक क्या होता है बेटा, एग्जम्प्ट। कितने रुपए तक, 1000 पर मंथ, मतलब साल का कितना हो गया, इंटू 12, मतलब 12,000 रुपए पर एनम हुआ कि नहीं हुआ। बट इससे अगर 1 रुपए भी ज्यादा हो गया, इससे कितना रुपए बेटा, 1 रुपए भी एक्सेस हो गया, तो होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल। मान लो ये 12,100 हो जाता, देन ऐसा नहीं कि 12,000 एग्जम्प्ट करके 100 रुपए टैक्सेबल करोगे, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा होल अमाउंट, मतलब पूरा 12,100, 12,100 विल बी टैक्सेबल बेटा, हाँ है ना। फिर कौन सी फैसिलिटी है आपके पास, फैसिलिटी दिया हुआ है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, और क्या बेटा, ये अगर आपको फैसिलिटी दिया है, गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, स्वीपर, कुक, माली दिया है टू गार्डनर, ठीक है बेटा। ये ऐसे छोटे मोटे एम्प्लॉय को नहीं मिलता, जो खास होते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल के होते हैं उनको मिलती है। ऐसा नहीं कि 20,000 की सैलरी पाने वाले और तुम लोग को ये सब फैसिलिटी मिल रही है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। गार्डनर हो गया बेटा, कुक हो गया, स्वीपर हो गया, सर्वेंट हो गया, वॉचमैन हो गया, ठीक है, वॉचमैन। अगर ये कोई भी फैसिलिटी आपको दी जा रही है बेटा, वॉचमैन वगैरह, ठीक है, तो ये सारी की सारी फैसिलिटी क्या होंगी बेटा, फुली टैक्सेबल होगी। क्या होंगी बेटा, फुली टैक्सेबल होगी, कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। एक होती है बेटा फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्या हो गया, क्रेडिट कार्ड। मान लो आपने मेरे क्रेडिट कार्ड से 5 लाख की शॉपिंग कर ली, कितने की शॉपिंग कर ली, मतलब चल यार तू खुश रह, 4 लाख रुपए मुझे दे दे, 1 लाख मत देना, तो कितने का बेनिफिट दिया आपको मैं, 1 लाख टैक्सेबल हो जाएगा वो, ठीक है। फिर होती है क्लब फैसिलिटी। अब एम्प्लॉय क्या है बेटा, दिन भर काम करके थक जाता है, तो मेरे को मालूम है यार थका हुआ आदमी मेरे लिए काम करेगा क्या अच्छे से, तो उसके मनोरंजन के लिए मैंने बोला जा रिफ्रेशमेंट के लिए जा बेटा तो क्लब ज्वाइन कर ले, मैं देख लूंगा उसका खर्चा, तेरे को देने की जरूरत नहीं है, पॉकेट से मैं दे दूंगा, ठीक है। तो क्लब की फैसिलिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो यह आपकी सैलरी में ऐड होते जाएगा, ये फुली टैक्सेबल है, ठीक। आपको पॉकेट से नहीं देना, लेकिन आपकी सैलरी में तो ऐड होगा ना, ग्रॉस सैलरी तो बढ़ेगी ना आपकी, हाँ है ना। जैसे आप लोग किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपका पैकेज 12 लाख का है मान लो, तो ये 12 लाख रुपए मॉनिटरी रहता है क्या, पूरा नकदी रहता है क्या, नहीं, सीटीसी बोलते हैं, कॉस्ट टू कंपनी। इसमें आपका एचआरए, डीए, फलाना ढीकना, दुनिया भर की चीजें रहती है ना, मेडिकल फैसिलिटीज, वो सब ऐड होती है, तब वो सबको मिला के बेनिफिट उसका काउंट करते हैं, ऐसे ही वो मिला के 12 लाख रुपए होता है। ऐसा नहीं कि नकदी में 12 लाख आएगा हर महीना 1 लाख, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस भ्रम में कभी मत जीना, ठीक। फिर और फैसिलिटी हो गई, यहां तक की फैसिलिटी क्लियर हो गई, कोई डाउट है। अब मान लो आपको मैं कोई चीज यूज करने के लिए दे रहा हूं, क्या करने के लिए दे रहा हूं, यूज करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है, बता रहा हूं 2 मिनट, ठीक है। अब है बेटा, मान लो एम्प्लॉयर जो है आपको कुछ चीजें ट्रांसफर कर रहा है, सेल आउट करना चाह रहा है, जैसे एम्प्लॉयर बड़ा आदमी यार यूज किया मजा नहीं आया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मान लो एम्प्लॉय को दे रहा है कि यार तुम लोग को चीजें चाहिए तो मेरे से खरीद सकते हो, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो वो क्या चीजें होती हैं देखिएगा, तो ट्रांसफर क्या क्या चीजें कर सकता है, एक होता है कार है, कंप्यूटर एंड लैपटॉप है, कंप्यूटर एंड लैपटॉप, ठीक है। अदर मूवेबल एसेट, अदर मूवेबल एसेट, अदर मूवेबल एसेट, अदर मूवेबल एसेट। तो इसके केस में आप परक्विजिट्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पर्टिकुलर में लिखेंगे कॉस्ट, क्या लिखेंगे पर्टिकुलर में, कॉस्ट, इनकी कॉस्ट लिखोगे, उसमें से आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, क्या माइनस करोगे बेटा, डेप्रिसिएशन फॉर कंप्लीटेड ईयर। कार के केस में 20% WDV मेथड चलेगी, इसके केस में बेटा 40% कौन सी, WDV, और 10% SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। और यहां माइनस करोगे फिर क्या चीज बेटा, ट्रांसफर वैल्यू, ट्रांसफर प्राइस यानी कि सेल वैल्यू, कौन सा प्राइस, ट्रांसफर वैल्यू, वही मार्कर रखा होगा बेटा, देखो वही रखा होगा, ट्रांसफर वैल्यू, ठीक है, हाँ या ना, क्लियर है। अगर आंसर पॉजिटिव आता है बेटा, क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो परक्विजिट माना जाएगा,
आंसर पॉजिटिव तो परक्यूजिट, आंसर निगेटिव तो कोई परक्यूजिट नहीं मानेंगे। अब ये डेप्रिसिएशन है कंप्लीटेड ईयर का लेना, मतलब 1 जुलाई 2020 को कोई एसेट मैंने खरीदी थी और उसे मान लो मैं 5 नवंबर 2021 को बेच रहा हूं, तो 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई 2021 तक का ही डेप्रिसिएशन काउंट होगा, क्योंकि एक ही साल कंप्लीट हुआ है। फ्रैक्शन ऑफ मंथ को इग्नोर किया जाएगा। किसको इग्नोर किया जाएगा बेटा? फ्रैक्शन ऑफ मंथ को इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, अब मान लो मैंने कोई एसेट आपको बेची नहीं है, आपको यूज करने के लिए दे रहा हूं। जैसे मान लो मैं स्विट्जरलैंड घूमने जा रहा हूं, मैं मतलब आप जा रहे हो कोई, तो आप बोले यार आपका कैमरा बहुत अच्छा क्वालिटी का लग रहा है, 5-10 लाख रुपए का कैमरा बढ़िया एकदम मस्त, इससे फोटोज आने वाली है, तो क्या मैं भी इसको ले जा सकता हूँ? बोला ले जाओ। तो उसने आपको जितने मंथ यूज करने की फैसिलिटी दी है, जितने डेज यूज करने की फैसिलिटी दी, इनटू कितना परसेंट? 10%। कितना परसेंट? जो भी उसकी कॉस्ट होगी इंटू 10/100 इंटू नंबर ऑफ मंथ। मतलब 3 महीने तो 3 डिवाइडेड बाय 12। यूज ऑफ मूवेबल एसेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यूज ऑफ मूवेबल एसेट। अब कुछ अलावेंसेस की बात हो रही है, तो वो अलावेंसेस कौन कौन से सुनिएगा। तो मैं बात कर रहा हूं बेटा अलावेंसेस की। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? अलावेंसेस की। अलावेंसेस, तो अलावेंसेस में बेटा फुली टैक्सेबल अलावेंस। कौन से बेटा? फुली टैक्सेबल। फुली टैक्सेबल में क्या किया बेटा? सबसे पहले CCA, सिटी कंपनसेशन अलावेंस, मेडिकल अलावेंस, ठीक है, ओवर टाइम अलावेंस, वार्डनशिप अलावेंस। वार्डनशिप अलावेंस है बेटा, डॉग अलावेंस, प्रॉक्टर अलावेंस, DA डियरनेस अलावेंस, टिफिन अलावेंस है, और क्या लिखा हुआ है कुछ? क्या? मैरिज अलावेंस है, मैरिज अलावेंस, टेलीफोन अलावेंस, और क्या है? टेलीफोन अलावेंस है, और एक है स्पेशल अलावेंस। तो ये इतने टाइप के अलावेंसेस जो है बेटा वो फुली टैक्सेबल की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं? फुली टैक्सेबल की कैटेगरी में आते हैं। अब आता है एक होता है पार्टली टैक्स, फुली एग्जेम्प्टेड अलावेंस। तो ऑफिस की ड्यूटी परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको कोई भी अलावेंसेस मिलता है बेटा, ऑफिस की ड्यूटी परफॉर्मेंस के लिए आपको कोई भी अलावेंस मिलता है, तो वो अलावेंस पूरा क्या होता है बेटा? एग्जेम्प्ट होता है, फुली एग्जेम्प्ट होता है बेटा। क्या होता है वो? फुली एग्जेम्प्ट होता है। तो इसमें जैसे हेल्पर अलावेंस है, फुली एग्जेम्प्ट में क्या क्या आएगा बेटा? फुली एग्जेम्प्ट में फुली एग्जेम्प्ट हेल्पर अलावेंस है, हेल्पर अलावेंस है ना बेटा, यूनिफॉर्म अलावेंस है, और एक क्या है? कन्वेंस, मतलब आने जाने का पेट्रोल का खर्चा जो हो गया, कन्वेंस अलावेंस बोलते हैं उसको, या कोई भी अलावेंस जो आपके ऑफिशियल ड्यूटी के लिए मिल रहा है, ड्यूटी परफॉर्मेंस के लिए, तो वो पूरा का पूरा क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। अब एक है बेटा एक कैटेगरी पार्टली टैक्सेबल अलावेंस की। किसकी बेटा? पार्टली टैक्सेबल अलावेंस की। पार्टली टैक्सेबल अलावेंस मतलब कुछ हिस्सा एग्जेम्प्ट होगा और कुछ हिस्सा टैक्सेबल होगा। इसमें पहला बेटा चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, CEA पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। तो ये बेटा बहुत कम है, 100 रुपए पर मंथ है, बस 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। मैक्सिमम 2, हमारे 2 का कंसेप्ट लगा रहा है, ये भी 2 से ज्यादा का नहीं चलेगा, ठीक है। 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। ब्रैकेट में मैक्सिमम कितने बच्चे के लिए बेटा? मैक्सिमम 2। ये 100 फिक्स है, मतलब आपको 90 रुपए मिला तो ऐसा नहीं कि 100 ही एग्जाम करेंगे, जितना आपको मिला या 100 रुपए दोनों में जो भी कम होगा, अप टू 100 है बेटा, ऐसा नहीं कि 100 फ्लैट है, अप टू 100। फिर दूसरा हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलावेंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलावेंस, हॉस्टल में रहते हो खर्चा आएगा तो खर्चे ज्यादा होते हैं, इसलिए 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 है। तीसरा है बेटा रिमोट लोकेलिटी अलावेंस, रिमोट लोकेलिटी अलावेंस जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं, ठीक है, बस्तर के जनजातीय क्षेत्र आ जाएंगे इसमें, असम के ऊपरी क्षेत्र आ जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 1300 पर मंथ। कितना आ जाएगा बेटा? फिक्स है 1300 पर मंथ। एक होता है अंडरग्राउंड अलावेंस। क्या होता है बेटा? जैसे कोल माइन वगैरह नहीं है बेटा, वो अंडरग्राउंड होते हैं ना, KGF देखे हो ना, माइनिंग करवाता ले जाके फोकट में, ठीक है, तो वैसे जो भी अंडरग्राउंड होते हैं बेटा उनकी बात कर रहा हूं। अंडरग्राउंड अलावेंस ये मिलता है आपका, एग्जाम्प्ट होता है बेटा
800 रुपए पर मंथ। कितने रुपए तक एग्जाम होता है बेटा? 800 रुपए पर मंथ है। एक है बेटा आपका एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी, एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी, इनको अलावेंसेस मिलते हैं, डेली अलावेंस जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी। ट्रांसपोर्ट समझते हो बेटा? जो गाड़ियां चलती है ना, ट्रकें यहां से सामान लेके जाती हैं दूसरी जगह, दूसरे स्टेट पे, दूसरे शहर में, हाँ है ना? तो उनके एम्प्लॉय को कितना अलावेंस एग्जम्प्ट होगा? 10,000 पर मंथ। कितना बेटा? 10,000 पर मंथ, या जितना अलावेंस आपको मिला उसका 70%। कितना? 70% ऑफ अलावेंस रिसीव्ड, और 70% ऑफ अलावेंस रिसीव्ड, 70% ऑफ अलावेंस रिसीव्ड। और कोई सा अलावेंस है क्या? ये मेन मैंने लिख दिए जो काम के हैं आपके, ठीक है। आते हैं कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स में है, गिफ्ट बाय, कुछ मिसलेनियस चीजें और डिस्कस कर लेता हूं, 5-7 मिनट का है। क्या हो गया, थक गए? 5 मिनट, 5 मिनट लेट आए तो लेट जाओगे। गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो 5,000 रुपए तक एग्जाम्प्ट है, उससे ज्यादा दिया तो पूरा टैक्सेबल, नहीं तो 5,000 रुपए करके क्या करेगा, उसकी पूरी सैलरी को ऐसे गिफ्ट दे देगा, ठीक है। तो केवल 5,000 रुपए तक ही एग्जाम्प्ट है, उससे ज्यादा दिया तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है बेटा, ठीक है। अब एक है बेटा, आप कंट्रीब्यूशन करते हो प्रोविडेंट फंड में, कहां कंट्रीब्यूट करते हो? प्रोविडेंट फंड में। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पूरा एग्जाम्प्ट है, किसका बेटा? एम्प्लॉय का। और एम्प्लॉयर का जो एग्जाम्प्ट है बेटा वो कितना है? 12%। किसका? बेसिक सैलरी प्लस डीएडएस प्लस कमीशन। ये जो कमीशन है परसेंटेज ऑफ सेल होना चाहिए, तो 12% तक एग्जाम्प्ट है। अब जो पैसा आपने कंट्रीब्यूट किया उस पे क्या मिलता है? ब्याज मिलता है बेटा प्रोविडेंट फंड पे, तो वो ब्याज आपका 9.5% तक एग्जाम्प्ट है। कितने परसेंट तक? 9.5% तक एग्जाम्प्ट है। कोई डाउट यहां तक? एक है बेटा कार की फैसिलिटी, लास्ट छोटू सा है, कार की फैसिलिटी, फैसिलिटी ऑफ कार। इसमें ध्यान देना, 2 कार होती है, एक होती है स्मॉल कार और एक होती है लार्ज कार। तो ये बेटा समझना, केस है कार एम्प्लॉयर की है। कार किसकी है? एम्प्लॉयर की, ठीक है, कार एम्प्लॉयर की। खर्चे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है, खर्चे भी एम्प्लॉयर कर रहा है, दोनों चीजें एम्प्लॉयर कर रहा है। इसमें 2 केस है, प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं पूरा का पूरा, और दूसरा क्या बेटा? मिक्स पर्पस, मतलब कुछ हिस्सा प्राइवेट के लिए और कुछ हिस्सा ऑफिशियल के लिए। जैसे मैंने किसी को काम दिया, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ले जा रहा है, बढ़िया घुमा रहा है, कर रहा है, लेकिन ऑफिस का कोई काम नहीं कर रहा है, वो क्या आएगा? ले गया गर्लफ्रेंड को, चलो यार इनकम टैक्स ऑफिस भेजा था काम करने के लिए, बहुत भीड़ थी, चलो बोला सीसीडी पास में थी, सीसीडी में बैठ के कॉफी पी ली, तो दोनों काम हो गया ना, उसका पर्सनल भी हो गया और ऑफिस का भी हो गया, हाँ या ना? ठीक है। तो वो क्या आएगा? मिक्स में आएगा। तो अगर मिक्स पर्पज में दे रहा हूं, स्मॉल कार दे रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं 1.6 सीसी से लेस देन है, कम है, क्यूबिक कैपेसिटी, इंजन का पिकअप जो पकड़ता है ना वो सीसी के बेस पे पता है। आप लोग देखते हैं ना अपनी एक्टिवा की कितनी सीसी, लेकिन पता ही नहीं सीसी का मतलब क्या है, नहीं मालूम, कोई नहीं। तो इस केस में बेटा 1800 पर मंथ, छोटी कार के लिए कितना बेटा? 1800 पर मंथ, और क्यूबिक कैपेसिटी क्या है? मोर देन 1.6 सीसी है, यानी कि बड़ी कार। तो इस केस में 2400 पर मंथ है। कितना है? 2400 पर मंथ। अगर मैं आपको ड्राइवर भी साथ में दे रहा हूं, ड्राइवर चाहे छोटी गाड़ी चलाए चाहे बड़ी, उसके लिए 900 रुपए पर मंथ अलग से मिलेगा आपको। कितना रुपए पर मंथ ऐड होगा आपका? 900 रुपए पर मंथ। समझ में आ गया? अगर मैंने पूरा का पूरा प्राइवेट यूज किया तो ऑल एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉयर, ऑल एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉयर प्लस जो भी कार की कॉस्ट होगी उसका 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, कॉस्ट ऑफ कार। ठीक है, एक और लिखवाया था, कार एम्प्लॉयर की है, कार किसकी है? एम्प्लॉयर की, बट खर्चे किसके हैं? खर्चे एम्प्लॉय के। तो खर्चे तो एम्प्लॉयर कर दिया, एम्प्लॉय कर दिया, तो यहां से ये ऑल एक्सपेंस हट जाएगा, केवल और केवल क्या बचेगा? 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। अगर प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करते हो केस 2 में, तो जो भी आपकी कार की कॉस्टिंग होगी उसका केवल कितना परसेंट लेंगे?
10% लेंगे, हाँ या ना। और छोटी कार होगी तो यहां पर कितना रुपए पर मंथ है, 600, और बड़ी होगी तो कितना है, 900 है कि कितना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देखेंगे। ठीक है, 600 रुपए पर मंथ अपना छोटी कार के लिए याद रखना। ये हो गई फैसिलिटी ऑफ कार। अगर मैंने आपको 2 कार दी है तो एक कार को आप टोटली ऑफिशियल यूज के लिए मान सकते हो। ठीक है बेटा, अब टोटली ऑफिशियल मान लिया तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट, बाकी को क्या मानना पड़ेगा, ये ऐसा मानना पड़ेगा। क्लियर हो गई चीजें। आज के लिए इतना ही है, कंप्लीट होता है। कल इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज मजा आया पढ़ा